डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नया विषय जो सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचाट और पुनः पैक्ट से संबंधित है, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ये एक छोटा सा विषय अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान जो गतिरोध उत्पन्न अंग्रेजों के द्वारा किया गया था उसका प्रतीक है, और इस गतिरोध को हमारे नेताओं ने किस प्रकार से दूर किया उस चीज़ का भी प्रतीक है। और एक ऐसी घटना है कि इसका समाधान नहीं उस समय किया जाता तो हो सकता था कि स्वतंत्रता प्राप्ति में और भी देर हो, क्योंकि हिंदू समाज को बांटने का प्रयास किया गया था और इस प्रयास को भारतीय नेताओं ने अपने प्रयास से विफल कर दिया। तो हम लोग इन्हीं घटनाओं का अध्ययन आज की क्लास में करने जा रहे हैं, लेकिन इन घटनाओं पर प्रत्यक्ष रूप से आने से पूर्व ये ज़रूरी है कि उसके पूर्व की घटनाओं को थोड़ा सा समझ लिया जाए। पूर्व की घटनाएं यह थी कि साइमन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट 1930 ईस्वी में दिया तो उससे भारतीयों को बहुत निराशा हुई। निराशा क्यों हुई कि जो वादा किया गया था पूर्व के काल में अधिराजत्व का, उसको भी नहीं दिया गया, और पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा वो तो काफ़ी दूर का कोसों का कौड़ी था, यानी वहाँ तक तो अंग्रेज पहुँच ही नहीं रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में आंदोलन काफ़ी तीव्र हो गया था। अंग्रेजों ने साइमन कमीशन के आधार पर भारत का एक नया संविधान बनाने का प्रयास किया, और इसके लिए 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, और इस कारण जो है वो यह सम्मेलन असफल हुआ। उसके बाद फिर गांधी जी की रिहाई हुई, अन्य कांग्रेसी नेताओं की रिहाई हुई, और फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। और इस सम्मेलन के विफलता के बाद, इस सम्मेलन में विफलता का मूलभूत कारण जो था वो ये कि अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अंबेडकर इस बात पर अड़े रहे कि हमें हरिजनों के लिए सुरक्षित निर्वाचन प्रणाली चाहिए, आरक्षित नहीं चाहिए। और जिन्ना भी अड़े रहे कि मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है वो तो बना ही रहेगा, साथ ही साथ अन्य विषयों जैसे जो उनका 14 सूत्री मांग था उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दिया जाए, और केंद्र में 1/3 स्थान यानी मंत्रालय मुसलमानों के लिए सुरक्षित रहे, और जिन स्थानों पे मुसलमान अल्पसंख्यक में हैं वहाँ उनको 1/3 रिजर्वेशन दिया जाए। और चौथा और महत्वपूर्ण बात उनकी मांगों में यह था कि यदि किसी विषय पर एक बड़ा वर्ग सहमत नहीं हो तो ऐसा प्रस्ताव किसी भी विधानमंडल में नहीं पारित किया जाए। तो ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण मांगे थी जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा रखी गई थी और कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। तो इस परिस्थिति में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था असफल था और संविधान बनाना जरूरी था। तब उस समय का जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने घोषणा किया, और उसी घोषणा को हम लोग सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं, जिसके माध्यम से भारत को विभिन्न विचारधाराओं में व्यवस्थापिका के आधार पर, यानी जो चुनाव होने वाले थे इस नवीन संविधान के बनने के पश्चात, तो उसमें भारतीयों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके टुकड़े टुकड़े कर दिया गया वैचारिक रूप से। और चूंकि भारतीयों को विभाजित किया गया था, इसी कारण से इसे कॉमनवेल्थ अवार्ड की संज्ञा दी गई। हालांकि इसका वास्तविक नाम जो था वो मैकडोनाल्ड घोषणा था, लेकिन चूंकि ये मैकडोनाल्ड घोषणा सांप्रदायिकता के आधार पर बना था, इसी कारण से इसे कॉमनवेल्थ अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो अब समझने या लिखने के अंदाज भी इससे समझा जा सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के पश्चात जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक घोषणा की और यह जो घोषणा किया गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा, वो 16 अगस्त 1932 ईस्वी, और इस घोषणा में जो था वो निम्न प्रावधान। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, और इस पृथक निर्वाचन प्रणाली में 11 समूह थे। कितने थे? 11 समूह। इन समूहों को देखना काफी जरूरी है। उसमें थे मुसलमान, दूसरा समूह था दलित जातियां, तीसरा जो समूह था वो थे पिछड़ी जातियां, चौथा जो समूह था भारतीय ईसाई, पांचवा जो समूह था वो एंग्लो इंडियन, छठा जो समूह था वो था यूरोपियन, सातवां जो समूह था वो था व्यापारी वर्ग, आठवां जो समूह था वो था जमींदार, नौवां जो समूह था वो था मजदूर, और 10वां जो समूह था वो विश्वविद्यालय से के प्रोफेसरों को दिया गया था, या विश्वविद्यालय कर्मी मान लीजिए। और 11वां जो समूह था वो था सिख। ये फर्स्ट प्रोविजन था। ठीक है, जो दूसरा प्रोविजन था कि विधायिका की संख्या बढ़ा दी गई। जो लेजिस्लेटिव थी
प्रांतीय इनकी सदस्य संख्या वो दुगनी कर दी गई। एक ये प्रोविजन था, अछूतों को हिंदुओं से अलग माना। अलग माना। स्त्रियों के लिए 30% आरक्षण किया। स्त्रियों हेतु 30% आरक्षण दिया। तो मैकडोनाल्ड ने इस प्रकार, अगर आप गौर से देखिए तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को जो घोषणा किया, यह घोषणा वास्तव में अगर गौर से देखिए तो फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो, इसी नीति पे आधारित था। यानी डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी पे चल रहा था। ब्रिटिश सरकार इस बात से पूरी तरीके से परिचित थी कि 1920 और 22 का जो असहयोग आंदोलन था, उस आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन ज्यादा विध्वंसकारी था, ज्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां असहयोग आंदोलन में 20 से 30 हजार लोग गिरफ्तार किए गए थे, वहीं इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लगभग 1,20,000 लोग गिरफ्तार किए गए और बहुत सारी जाने गई। साथ ही साथ जो अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास 22 के बाद किया था, उसको भारतीय नेताओं ने बहुत हद तक जो है वो समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार से आंदोलन काफी तीव्र था और ऐसे में यदि जनसामान्य के बीच फूट नहीं डाला जाता तो ब्रिटिश शासन को बहुत लंबे समय तक चलना संभव नहीं था। तो इस कारण से जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड उस समय थे, उन्होंने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को एक घोषणा किया। आमतौर पे आप क्लासेस में पढ़ते हैं कि इस घोषणा के द्वारा हिंदुओं के बीच विभाजन पैदा किया। ये बातें वास्तव में अधूरी हैं, है तो सच, लेकिन अधूरी है। वास्तविक बात यह है कि इस योजना के द्वारा जो है वो 11 समूह बनाए गए, बल्कि 11 नहीं 12 समूह कह लीजिए आप। 12 में एक सामान्य समूह आ गया जिसमें इन 11 को छोड़ करके सभी लोग शामिल, और बाकी 11 समूह के लिए जो है वो पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रोविजन किया है। पृथक निर्वाचन प्रणाली, और एक शब्द मिलेगा आपको, आरक्षित निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम बोलेंगे और आरक्षित निर्वाचन प्रणाली को रिजर्व इलेक्टोरल सिस्टम बोलते हैं। इसमें बहुत महान अंतर है। भारतीय नेता आरक्षित निर्वाचन प्रणाली के विरोधी नहीं थे, रिजर्व इलेक्टोरल सिस्टम के विरोधी नहीं थे। यही वजह है कि आज भी स्वतंत्रता के बाद आरक्षित निर्वाचन प्रणाली या रिजर्व इलेक्टोरल सिस्टम हमारे देश में चल रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता जिस निर्वाचन प्रणाली के विरोधी थे वो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम्स यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली के विरोधी थे।
इसलिए हम लोगों को आज के क्लास में इन दोनों शब्दावलियों को स्पष्ट करना होगा ताकि हमेशा के लिए क्लियर कंसेप्ट आपके पास रहे। यदि हम पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम्स कहते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि जो स्थान पृथक कर दिया गया निर्वाचन के लिए, उस स्थान पर जिस वर्ग के लिए पृथक किया गया, उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव भी लड़ेगा और उसी वर्ग का व्यक्ति मतदाता भी होगा। दूसरे वर्ग के व्यक्ति यदि उस निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं तो उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा कि उस क्षेत्र में जो रिजर्व किया गया है किसी विशेष वर्ग के लिए, उसमें उस वर्ग के अतिरिक्त जितने भी लोग रहेंगे उनके लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं होगी, वो एक प्रकार से लोकतंत्र के अधीन नहीं होंगे, वो अपने आप को पृथक महसूस करेंगे, फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगेगा। तो इसलिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचन प्रणाली भारतीयों के मध्य में विवाद पैदा कर रहा था, विभेद पैदा कर रहा था, साथ ही साथ लोकतांत्रिक भावनाओं की पूरी तरीके से विपरीत था। इसी कारण से इसका विरोध हुआ। और दूसरा कि जो शब्दावली थी आरक्षित निर्वाचन प्रणाली, उसके क्या अर्थ थे? तो उसका अर्थ ये था कि अगर रिजर्व किया गया किसी वर्ग विशेष के लिए, मान लिया अनुसूचित जाति के लिए, तो कैंडिडेट तो अनुसूचित जाति का खड़ा हो, लेकिन वोटर सभी जाति के होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो प्रतिनिधित्व सभी का करेगा। तो इस प्रकार से किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व अगर विधायिका में नहीं हो तो उसके प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इससे लोकतंत्र की भावना समाप्त नहीं होगी बल्कि और मजबूत होगी। यही वजह है कि वर्तमान समय में स्वतंत्रता के बाद विभिन्न जातियों का जिनका सामाजिक हैसियत या आर्थिक हैसियत बहुत निम्न था, वो विधायिका में नहीं पहुंच सकते थे, ऐसा डर था। तो लोकतंत्र को समावेशी बनाने के लिए रिजर्व इलेक्टोरल पॉलिसी को अपनाया गया, सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिसी को नहीं अपनाया गया। क्लियर? तो एक तो बात ये आपको हमें स्पष्ट करनी थी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली का क्या मीनिंग है। अब देखिए, जो 11 को पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत दिया गया, उसमें आप गौर से देखिए तो जो 3 लोग थे वो पहले ही से उनको सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम प्राप्त था, जिसमें पहला मुसलमान था। ठीक है, इनको 1909 के अधिनियम से ही दिया गया था, पूर्व में पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद दूसरा सिख था, इनको 1919 के अधिनियम के तहत दिया गया था, है ना। और तीसरा भारतीय ईसाई थे, जिनको 1919 के अधिनियम के तहत दिया गया। तो ये 3 जो वर्ग था उसे पूर्व से ही पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया। तो इसमें मैकडोनाल्ड घोषणा पत्र में इन 3 में 8 और वर्गों को शामिल किया। 8 3 11 हो गया, तो 8 वर्गों को और शामिल किया गया। यानी वास्तविक रूप से देखा जाए तो मैकडोनाल्ड में 8 ही वर्गों को जो है वो पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया। क्यों? क्योंकि जो उसमें 11 का वर्णन था, उन 11 में से जो है 3 को पूर्व से ही पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था। और पूर्व से जिनको दिया गया था वो कौन थे? तो मुसलमान थे, भारतीय ईसाई थे और सिख थे। अब देखिए, इसके अंदर की बात हम लोग जानना चाहेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर इसका विरोध क्यों हुआ। तो आप गौर से देखिए कि गांधी जी को और कांग्रेसी नेताओं को, इसके वो विरोधी थे पृथक निर्वाचन प्रणाली के, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध बहुत तीव्र ढंग से वो करना नहीं चाहते थे। तीव्र ढंग से करना क्यों नहीं चाहते थे? कि इससे भारतीयों के मध्य ही विवाद पैदा हो जाता और आंदोलन शिथिल पड़ जाता। लेकिन एक मुद्दा ऐसा था कि जिसके लिए वो किसी भी प्रकार से तैयार नहीं थे,
और वो था दलित जातियां। कौन? और इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, यानी अनुसूचित जाति। और ऐसा इसलिए कि अंग्रेज ये इन्होंने घोषणा कर दी कि ये दलित जातियां जो थी, जो हैं, वो हिंदू समाज का अंग नहीं है, ये पृथक लोग हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने यही बात रखा था कि जो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जातियां हैं, वो हिंदू नहीं हैं, बल्कि हिंदू से हटकर हैं और वो दलित जातियां हैं। तो अंग्रेज इस पर मुहर लगा रहे थे। अब इस पर प्रशासनिक मुहर लग जाती तो इसका अर्थ क्या होता कि एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदू समाज से कट जाता, अलग हो जाता। तो राष्ट्रीय नेता मुख्य रूप से गांधी हरिजनों को आरक्षण देने के विरोधी नहीं थे, बल्कि हरिजनों को हिंदू समाज से पृथक करने के विरोधी। इसी वजह से मैकडोनाल्ड घोषणा का, जिसे सांप्रदायिक पंचांग या कॉमनल अवार्ड कहा जाता है, उसका गांधी ने और कांग्रेसी नेताओं ने विरोध किया। बात समझ आई? अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो आपको समझना है। उसमें एक है पिछड़ी जातियां। तो अभी जो ओबीसी आप लोग कहते हैं वही इसमें शामिल है, लेकिन ये दो चीजें आपको और समझनी है। एक है भारतीय ईसाई और दूसरा है एंग्लो इंडियन। ठीक है? तो भारतीय ईसाई का मतलब क्या हुआ? कि आप जानते हैं कि अंग्रेज जब भारत में आए तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उस एक्ट में सारे प्रोविजन के अतिरिक्त एक प्रोविजन ये भी था। वो क्या? कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। तो 13 से व्यापक पैमाने पे धर्म प्रचार हुआ। तो भारत के बहुत सारे लोग, मुख्य रूप से इसमें दलित जातियां शामिल या अनुसूचित जनजाति शामिल। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये क्लियर कंसेप्ट आपका है, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसके लोग बड़ी संख्या में ईसाई बने थे। तो ऐसे लोगों को भारतीय ईसाई कहा गया। बात समझ में? जो लोग मूल रूप से भारतीय थे और अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए, तो उनको भारतीय ईसाई के नाम से जाना गया। तो इनको तो पूर्व से ही आरक्षण मिल रहा था 1919। मैकडोनाल्ड में एंग्लो इंडियन को भी जो है वो आरक्षण दे दिया गया। अब एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं? बोलिए तो आज जी। एंग्लो इंडियन जो विदेशी लोग भारत में आते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा परिभाषा गलत है। यूरोप का चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई महिला, यदि यूरोप का कोई पुरुष भारतीय महिला से विवाह करे या यूरोप के कोई महिला भारतीय पुरुष से विवाह करे और वो भारत में रहे और उससे जो संतान उत्पन्न हो, वो एंग्लो इंडियन कहलाता है। यानी एक जेंडर जो है वो भारतीय होगा और एक जेंडर यूरोपीय होगा। इसमें कोई शर्त नहीं थी कि वो ब्रिटेन का हो, बल्कि यूरोप के किसी भी देश का नागरिक हो, उसने भारतीय नागरिक से विवाह किया और फिर संतान उत्पत्ति हुई, तो वो सारी संतानें जो हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगी। तो एंग्लो इंडियन इस प्रकार से एक अलग जाति के रूप में उभर करके अब सामने आ गई और भारतीय ईसाई एक अलग जाति के रूप में उभर करके सामने आ गए। दोनों एक नहीं थे। तो भारतीय ईसाई के क्या अर्थ है ये मैंने आपको समझाया, एंग्लो इंडियन के क्या अर्थ है ये हमने आपको समझाया। अब यूरोपीय अलग से दिया हुआ है। तो यूरोपियन का मतलब ब्रिटेन सहित अन्य यूरोप के जो 54 देश हैं, उसके कोई भी नागरिक अगर भारत में रह रहा हो और अस्थायी रूप से रह रहा हो, तो उसे भी जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। चूंकि औपनिवेशीकरण का जब दौर आया था तो ऐसा बात नहीं था कि सिर्फ ब्रिटेन ही आया था। आप पढ़ चुके हैं कि 5 विदेशी शक्तियां आई थी। तो उसमें बहुत सारे यूरोपियन ऐसे थे, चूंकि सभी ने कोई 100 साल, कोई 150 साल, कोई 50 साल तक यहाँ शासन किया विभिन्न क्षेत्रों पर। तो उसके बहुत सारे लोग ऐसे थे तो उनका शासन समाप्त भी हो गया तो वापस नहीं गया। और आज के तरह पासपोर्ट और वीज़ा का सिस्टम तो था नहीं। उस समय अपनी इच्छा थी
आप चाहिए विश्व में किसी भी कोने में रह सकते हो, कोई भगा नहीं सकता था। नागरिकता का आज जो प्रोविजंस है उस प्रकार के नागरिकता का कोई प्रोविजंस उस पीरियड में, जिस पीरियड में हम लोग पढ़ रहे हैं उस पीरियड में नहीं भर करके आया भारत में खास तौर से। तो इस तरीके से यूरोपीय वर्ग, व्यापारी वर्ग जो भारत के व्यापारी, जमींदार समझ गए, मजदूर समझ गए, विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर पढ़ाते थे वो, और सिख, तो इन सभी को क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन। ठीक है। अब देखिए साहब, जब ये घोषणा की गई तो इसका विरोध किया। विरोध तो सभी लोगों ने किया, ठीक है, लेकिन विरोध जो किया वो विरोध महात्मा गांधी ने सर्वाधिक किया। ठीक है। और महात्मा गांधी इस समय कहां थे? तो पूना के यरवदा जेल में थे। पूना के यरवदा जेल में, है ना। अब पूना के जब यरवदा जेल में थे तो इन्होंने 18 सितंबर, कब? 18 सितंबर 1932 को आमरण अनशन की घोषणा की। आमरण अनशन की घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार यदि अपना कॉमनवेल्थ अवार्ड वापस नहीं लेगी तो हम आमरण अनशन करेंगे। और एक तिथि दिया उन्होंने कि 20 तारीख से पूर्व अगर वो इसको वापस नहीं लेती है तो हम यरवदा जेल में ही आमरण अनशन कर देंगे। तो वापस नहीं लिया गया, तो 20 सितंबर 1932 ईस्वी को क्या हुआ? आमरण अनशन आरंभ कर दिया। क्या कर दिया गया? आमरण अनशन आरंभ कर दिया। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति थी। आमरण अनशन से गांधी जी का स्वास्थ्य जो है वो गिरने लगा था और ऐसा लगने लगा था कि जो है कहीं उनकी मृत्यु ना हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो लोग सक्रिय हुए और उनमें एक नाम जो आपको मिलेगा वो मदन मोहन मालवीय। क्या मिलेगा? मदन मोहन मालवीय। और एक नाम और मिलेगा आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या मिलेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हीं दोनों के प्रयास से, इन्हीं दोनों के प्रयास से क्या हुआ? तो गांधी और अंबेडकर के मध्य, गांधी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता होता है। और गांधी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता है, छोटा है, चूंकि ये पूना में हुआ था इसी कारण से इसको पूना समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें निम्न प्रावधान किए गए। और वो प्रावधान क्या था साहब? तो पहला प्रावधान था कि हरिजन को या दलित को यहां पर इस्तेमाल कीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जिसको अंबेडकर ने दलित कहा और गांधी जी ने हरिजन कहा। पता है कि नहीं? अंबेडकर ने क्या कहा? दलित को पृथक नहीं बल्कि आरक्षित प्रणाली दी।
रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन सेपरेट नहीं बल्कि रिजर्व। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो प्रोविजन किया गया वो ये कि प्रांतीय विधायिका में बहत्तर के स्थान पर 148 स्थान आरक्षित किए गए, रिजर्व किए गए। और तीसरा प्रोविजन ये किया गया कि केंद्रीय विधायिका में दलित हेतु 18% स्थान आरक्षित कर दिए, तो यही छात्रों पूना समझौता। तो पूना समझौता में वास्तव में गांधी जी ने क्या संदेश दिया? गांधी जी ने यह संदेश दिया कि हम हरिजन को हिंदू समाज से अलग नहीं होने देंगे, ये उनको नहीं मानते हैं। और दूसरा प्रमाण यह दिया कि हम उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। कैसे? तो सांप्रदायिक निर्णय में सिर्फ 72 स्थान ही हरिजनों के लिए सारे प्रांतों में आरक्षित किए गए थे। हम उनको इससे अधिक 148 स्थान आरक्षित कर देते। तो इससे क्या साबित होता है कि हम हरिजनों के विरोधी नहीं। और इन्हीं केंद्रीय विधानसभा में 18% स्थान आरक्षित कर। तो अंबेडकर का विचार अभी भी बदला नहीं था, लेकिन ये अधिक ज्यादा प्रलोभन उनको दिया गया तो वो मान गए। अभी भी वो ये चाहते थे कि हरिजनों को हिंदू समाज से अलग कर दिया जाए। उनका यह आंदोलन चलता रहा, बंद नहीं हुआ। लेकिन गांधी जी ने अंबेडकर विचारधारा के स्थान पर एक नई विचारधारा का सृजन। और इसके बाद जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने 12,000 किलोमीटर की यात्रा की, और जिसको हरिजन यात्रा के नाम से जाना जाता है। एक लंबी यात्रा थी। इसमें पैदल भी वो चले, बैलगाड़ी पर भी चले, घोड़ा पर भी चले, बग्गी पर भी चले, ट्रेन से भी चले, बस से भी चले, यानी जहां जो साधन था वहां चले। और 6 महीने के अंदर ये 12,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। ये यात्रा में वो करते क्या थे कि सवर्णों को अस्पृश्यता समाप्त करने का संदेश देते थे, और हरिजनों के घर में जाकर के रात गुजारते थे और खाना खाते थे, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि हरिजन जो अस्पृश्यता की विचारधारा के तहत या अस्पृश्यता कस्टम के तहत हिंदू समाज से जो अलग होते जा रहे थे वो अलग नहीं हो, और अपने आप को हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग। हम समझते हैं कि गांधी जी पूर्णतः तो इस मामले में सफल नहीं हुए, लेकिन इतना जरूर कहा जाएगा कि जो हिंदू समाज के अंदर छुआछूत की जो भावना थी, जो पहले काफ़ी कठोर थी, उसमें नरमी आई और बहुत हद तक छुआछूत जो है कम हुआ। यही वजह है कि स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में और भी बहुत सारे काम हुए। सबसे बड़ा काम ये हुआ कि संविधान में ही अस्पृश्यता को एक कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया, संवैधानिक अपराध घोषित कर दिया गया। और इसका परिणाम यह है कि अब व्यवहारिक स्तर पर जो है बहुत हद तक छुआछूत का समापन हमारे देश में खत्म हो चुका है। और हिंदू समाज को जो बांटने की अंग्रेजों की साजिश थी, जिसमें अंबेडकर साथ दे रहे थे, वो कुछ हद तक धाराशायी हो गया। और अब काफ़ी हद तक एक सामान्य स्थिति हिंदू समाज के अंदर
बढ़ते थे। तो हम समझते हैं कि सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता का जो परिवेश था, जो घटनाक्रम था, वो हम समझाने में पूरी तरीके से आपको सफल रहे। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एक दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।